वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फिजिक्स के इस सेशन में हम लोग व्यतिकरण की चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे यंग के प्रयोग की। सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को एक दिक् रेखा छिद्र के द्वारा देखा। उसके लिए उन्होंने 3 पर्दे लिए। पहले पर्दे में एक छिद्र किया, उसके सामने एक सोर्स रखा, उसके सामने एक दूसरा पर्दा रखा जिसमें उस छिद्र से समान दूरी पर दो बराबर दूरी पर स्थित 2 छिद्र किए और सामने एक तीसरा पर्दा रखा। तो इस प्रकार से जो पहले छिद्र के सामने सोर्स रखा गया उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो आगे जाकर S1 और S2 पर पड़ती हैं और S1 और S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इससे निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं तीसरे पर्दे M पर पड़ती हैं और वहां पर वो चौड़ी चौड़ी पट्टियां बनाती हैं। पहले दीप्त पट्टी, फिर अदीप्त पट्टी, माने कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ हमको दीप्त पट्टी मिलती है, माने वहाँ रंगीन पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ अंधेरा छा जाता है, माने वहाँ पर अदीप्त पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार से व्यतिकरण प्रतिरूप उन्होंने प्राप्त किया और दीप्त और अदीप्त पट्टियों की जो चौड़ाई थी उसी को, यानी 2 क्रमागत दीप्त अथवा 2 क्रमागत अदीप्त पट्टियों के बीच की चौड़ाई को ही फ्रिंज की चौड़ाई कहा गया। तो फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे की जा सकती है इसकी चर्चा आज हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रूफ भी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। नहीं पूछा गया बाई चांस तो इस सूत्र पर सवाल भी पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ें। एक वही 3 पर्दे 1, 2 और 3 जो यंग ने बताए थे। एक पर्दा जिसमें एक छिद्र किया गया S और इसके सामने एक सोर्स रखा गया। इससे समान दूरी पर स्थित, माने जो सामने वाला पर्दा है उसमें 2 छिद्र S से समान दूरी पर किए गए और S1 और S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं तीसरे पर्दे पर बिंदु P पर प्रतिरूप बना रही हैं। इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा। माना बिंदु P पर एक फ्रिंज बन रही है जिसकी O से दूरी, केंद्र से दूरी x है। तो इस तरीके से S1 और S2 से समान कला में तरंगे निकलेंगी, माने ये S1 S2 एक कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करेगा। और हमने आपको बताया कि जब तक कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा, कला संबद्ध स्रोत नहीं होगा, तब तक व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं प्राप्त किया जा सकता है। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना आवश्यक है, कला संबद्ध स्रोत का होना आवश्यक है। तो S1 S2 कला संबद्ध स्रोत की भांति कार्य करेंगे। माना स्रोतों के बीच की दूरी, माने S1 S2 के बीच की दूरी d है और S1 S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल d और कैपिटल D क्या होता है। केंद्र बिंदु O से x दूरी पर बिंदु P पर हमको व्यतिकरण प्रतिरूप, माने एक फ्रिंज बन रही है। तो इस तरीके से अगर हम S2P माइनस S1P निकालें, माने S2 और S1 से चलने वाली तरंगों के बीच जो पथांतर निकालें तो पथांतर S2A हो जाएगा, जबकि S1A परपेंडिकुलर खींचा गया है। पथांतर, पथों का अंतर AP और S1P बराबर होगा तो S2A ही होगा। यहाँ पर पथांतर माने पथांतर हो गया आपका S2A। अब अगर हम त्रिभुज S1 S2A, S1 S2A की बात करें और तथा त्रिभुज S1 S2A और त्रिभुज PCO की बात करें, PCO, तो ये समरूप होंगे और समरूप हैं इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात समान समरूप होंगे। और जब ये समरूप हैं तो S2A माने थीटा के सामने की भुजा, वहां थीटा के सामने की भुजा OP, तो S2A बटा OP बराबर S1 S2 लंब के सामने की भुजा या ये कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने की भुजा, यहाँ CP और बिंदु PO के बहुत समीप होता है इसलिए CP को हम CO पढ़ सकते हैं, यानी CP नियरली इक्वल टू CO। तो S2A अपान OP बराबर S1 S2 अपान C। तो S2A क्या हो जाएगा, S2A बराबर OP अपान OC या CO और S1 OP है
S1 S2 है D और अपान कैपिटल D, यानी S2A आया DX अपान कैपिटल, ये पथांतर। अब बात आती है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। दो क्रमागत फ्रिंजों के यानी दो क्रमागत दीप्त अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो होती है उसे फ्रिंज की चौड़ाई। अब यहाँ पर हम दीप्त फ्रिंज की बात करें। दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंज माने जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, तो जहां तीव्रता अधिकतम होती है वहां पथांतर लैम्डा का समगुणक होता है। हमने आपको बताया है लैम्डा का समगुणक होना चाहिए, यानी समगुणक का मतलब हुआ लैम्डा का नहीं, लैम्डा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए। हमने इसके पहले वाले टॉपिक में इसका डिस्कस किया है इसको। तो m बराबर 0 1 2 एंड so, तो क्या हो जाएगा dx by कैपिटल D इक्वल टू 2m लैम्डा, यानी x, इसको हम mवी दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो xm लिख सकते हैं। xm होगा m d लैम्डा बटा स्मॉल d, यानी mवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो जाएगी xm d लैम्डा बटे स्मॉल d। xm बराबर m d लैम्डा बटे स्मॉल d। क्यों? क्योंकि दीप्त फ्रिंजों के लिए जो m पथांतर का मान है वो लैम्डा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें, अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए? जैसे दीप्त फ्रिंजों के लिए वैसे अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होगा 2m-1 लैम्डा बाई 2 का विषम गुणक होगा। और इस तरीके से 1 2 3 रखेंगे तो हमको m का मान पथांतर का मान मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? पथांतर है कितना S2A d xm अपान कैपिटल D बराबर 2m-1 लैम्डा बाई, यानी xm क्या आएगा 2m-1 d लैम्डा बटे 2। ये क्रमशः हमको दोनों फ्रिंजों के लिए यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां हमको प्राप्त हो जाती हैं, जिनका मान हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब हुआ W से प्रदर्शित करते हैं तो फ्रिंज विड्थ xm माइनस xm माइनस 1, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। अगर हम दीप्त की बात करते हैं तो m d लैम्डा बटे स्मॉल d और m-1 d लैम्डा बटे स्मॉल। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, m कट जाएगा d लैम्डा बटे स्मॉल। ये तो हमने दीप्त के लिए निकाला है। अगर अदीप्त की बात करते तो भी इतना आएगा, आप देख सकते हैं उसको 2m-1 d लैम्डा बटे 2d 2m-1 xm-1 m के स्थान पर m-1 हो जाएगा d लैम्डा बटे 2 और सॉल्व करिए 2m-1 माइनस 2m प्लस 2, ये माइनस 2 और ये माइनस और ये प्लस और d लैम्डा बटे 2d, यानी 2d लैम्डा बटे 2d या d लैम्डा। तो इस प्रकार से चाहे हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें या दीप्त फ्रिंज की बात करें, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। यानी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज में से किसी भी फ्रिंज की बात करें, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। और फ्रिंज की चौड़ाई नाप लें अगर हम, W का मान पता है तो हम D और कैपिटल D रखकर, स्मॉल d और कैपिटल D रखकर लैम्डा की गणना कर सकते हैं। यानी हमको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो तो हम तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं। और दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। एक दीप्त से उसके बाद वाले अदीप्त के बीच की दूरी आधी चौड़ाई के बराबर होती है। जब पर्दा होता है तो पर्दे पर इस तरीके से केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त बनती है, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, इस तरीके से हमको मिलता चलता है। तो
ये फ्रिंज की चौड़ाई W, तो ये क्या होगा W/2। और इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर आप न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे एक तरफ 5वीं दीप्त फ्रिंज और दूसरी तरफ 5वीं दीप्त फ्रिंज, तो इधर 5W और इधर 5W, दोनों के बीच की दूरी 5W धन 5W यानी 10W। यहाँ से 5W और इधर 5W, तो ये दोनों के बीच की दूरी 10W हो जाएगी। इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल में पढ़नी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप उसका प्रयोग करके न्यूमेरिकल को कर लेंगे निश्चित रूप से। एक हेडिंग ये आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक व्यतिकारी पुंज के मार्ग में पतली पारदर्शक प्लेट रखने का प्रभाव। जो S1 S2 से किरणें निकल रही हैं उसमें से एक किरण के मार्ग में T मोटाई की एक पारदर्शक प्लेट रखी जाए। अभ्रक अथवा कांच की एक प्लेट रखी गई जिसकी मोटाई t है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। जब अगर ऐसा कर दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पूरा प्रतिरूप उस पुंज की ओर विस्थापित हो जाता है। माने पूरा प्रतिरूप विस्थापित हो जाता है, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई W पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर S1 S2 दो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित कला संबद्ध स्रोत हैं, इनके बीच की दूरी d है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। S1 से आने वाली किरणों के मार्ग में एक T मोटाई की पतली पारदर्शक प्लेट रख दी जाती है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। तो S1 S2 से जब किरणें चलेंगी तो S1 से P तक जाने में जो किरणें होंगी वो दो माध्यम में चलेंगी। S1P - T दूरी प्रकाश में तय करेंगी और T दूरी वो माध्यम में तय करेंगी, कांच या जो भी पदार्थ रखा गया है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और प्रकाश की चाल उसमें v है। तो इस प्रकार से जब S1 से P तक चलने में किरणों को लगा समय क्या होगा, S1 से P तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, S1P - T/c। ये जो समय होगा वो वायु में चली गई दूरी जो है, और प्लस T/v, क्योंकि T दूरी वो माध्यम में तय करेगा और आप जानते हैं म्यू बराबर c/v होता है। S1P - T/c प्लस म्यू प्लस T/c और म्यू ऊपर चलेगा, यानी आप सॉल्व करेंगे तो S1P म्यू - 1 T/c। ये समय उसको लगेगा S1 से P तक तय करना। मतलब क्या हुआ कि जो दूरी होगी, दूरी बटा चाल होता है S1P प्लस म्यू - 1 T। यानी जब वो वायु में तय करता तो S1P दूरी तय करता, जब माध्यम रख दिया गया तो इतनी दूरी म्यू - 1 T दूरी वो ज़्यादा तय करता है। और इस प्रकार से हम पथांतर अगर निकालें, P पर व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर जो होगा वो कितना होगा, P पर व्यतिकारी तरंगों के बीच पथांतर क्या हो जाएगा, S2P - S1P - म्यू - 1 प्लस होता है ये, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी आएगा हमारे पास S2P - S1P और माइनस म्यू - 1 इस तरीके से हमारे पास पथांतर ये प्राप्त हो जाता है। अब जो पथांतर का मान होता है यानी S2P - S1P क्या होता है, वो dx/t होता है। अगर एमओवी फ्रिंज बन रही है तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, स्मॉल d ऊपर होता है, कैपिटल D नीचे रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से फार्मूला होता है। अब प्रभावी पथांतर क्या हो जाएगा, इसलिए प्रभावी पथांतर यानी S2P - S1P का मान ये रख देंगे, इसलिए पथांतर क्या हो जाएगा, dxm/D माइनस म्यू - 1 T। ये पथांतर हो गया। अब ये पथांतर किसके बराबर होगा, एमवी दीप्त फ्रिंज के लिए। एमवी दीप्त फ्रिंज की बात करें अगर, तो इस प्रकार से एमवी दीप्त फ्रिंज के लिए अगर हम देखें तो dxm/D माइनस म्यू - 1 T
और एनोई दीप्त फ्रिंज जब बनेगी तो जो पथांतर का मान होगा वो λ/2 का समगुणक होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा xm d/D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर m लैम्डा। और इस प्रकार से हम पक्षांतर करके xm का मान अगर निकालें तो xm d/D बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस m लैम्डा, यानी xm बराबर होगा कैपिटल D बटा स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस m लैम्डा। इस प्रकार से हम xm का मान ज्ञात कर सकते हैं और xm क्या है, फ्रिंज की स्थिति को दर्शाएगा। अब दीप्त फ्रिंज का विस्थापन क्या होगा, दीप्त फ्रिंज का विस्थापन क्या हो जाएगा, ये जो है इसमें से हम जब प्लेट नहीं रखी गई थी उस विस्थापन को घटा दें, उस दूरी को घटा दें तो हमको दीप्त फ्रिंज का विस्थापन मिल जाएगा। तो ये म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस m लैम्डा और माइनस m d लैम्डा बटा स्मॉल d और ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास आएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। और ये फ्रिंज का विस्थापन हो गया। इसको हम x0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि इसमें यम नहीं आता है। यम नहीं आता है इसका मतलब हुआ कि m पर निर्भर नहीं करता है। कोई भी फ्रिंज हो, चाहे वो 5वीं फ्रिंज हो, 6ठी फ्रिंज हो, चाहे 7वीं फ्रिंज हो, किसी भी फ्रिंज का जो विस्थापन होगा वो सभी फ्रिंजों के लिए समान होगा। इससे हम फ्रिंज प्लेट की मोटाई भी ज्ञात कर सकते हैं, x0 b/D म्यू माइनस 1। तो इससे हम प्लेट की मोटाई या फ्रिंज प्रतिरूप का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। और ये कतई फ्रिंज की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, वो चाहे जो सी फ्रिंज हो, 5वीं 6ठी 7वीं कोई भी दीप्त फ्रिंज है, उसके लिए जो प्रतिरूप का टोटल विस्थापन होगा वो D/D म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी होगा। तो ये बात हुई व्यतिकरण की। और अब हमको इसके बाद अगले सेशन में चर्चा करनी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जहाँ भी आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से क्लियर होगा। वीडियो को पूरा देखकर आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अगले सेशन में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की चर्चा करेंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।